जय हिंद फ्रेंड्स, मैं ओम प्रकाश खोजा आप सबका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप मेरे साथ सामाजिक विज्ञान पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें आपकी पाठ्य पुस्तक चल रही है समकालीन भारत फर्स्ट, और इसका अध्याय क्रमांक चल रहा है एक, जिसका नाम है भारत आकार एवं स्थिति। इस अध्याय को हमने पिछले 2 वीडियो में पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है। मैंने आपको लास्ट 2 वीडियो के दौरान इस पूरे अध्याय को बहुत ही अच्छे तरीके से कलरफुल डायग्राम और कलरफुल मानचित्र के माध्यम से समझाया है कि भाई भारत का आकार स्थिति क्या है और भारत का विश्व के अन्य देशों के साथ क्या संबंध है, भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं, समुद्री सीमा वाले, स्थलीय सीमा वाले, से तमाम प्रकार की बातों की हमने चर्चाएं की है और उम्मीद करता हूं कि आपने इनको अच्छे से रिवाइज कर लिया है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं इसी अध्याय के पीछे दे रखे एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर, जिनमें आपके लिए सभी प्रकार के प्रश्न, जैसे आपके बहुविकल्पी, लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक, इन सभी प्रश्नों का मैंने समावेश किया है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित 4 उत्तरों में से उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिएगा। यानी कि अब आपको शुरुआत में बहुवैकल्पिक सवाल आते हैं और इन बहुवैकल्पिक सवालों की विशेषता रहती है कि भाई आपके प्रश्न लिखा हुआ है, उस प्रश्न के नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से आपको सही ऑप्शन कौन सा है उसको पहचानना होता है। यानी कि ये सबसे आसान सवाल होते हैं कि भाई प्रश्न भी आपके सामने है, उत्तर भी आपके सामने है। प्रश्न तो आपके सामने एक ही है, अब उत्तर 4 हैं, उनमें से आपको याद रखना है, पहचानना है कि सही आंसर इसका कौन सा है। तो चलिए पहले सवाल की चर्चा करते हैं कि भाई कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। हमने पढ़ा था कर्क रेखा को। कर्क रेखा कौन सी होती है भाई? कर्क रेखा होती है आपके 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। ये भारत के बीचों बीच में से गुजरती है। कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है? याद रखना, ऐसे सवालों में गुजरती है और नहीं गुजरती है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कौन से नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए में दिया है राजस्थान, बे में दिया है ओडिशा, से में दिया है छत्तीसगढ़ और दे में दिया है त्रिपुरा। तो अब याद कीजिएगा, हमने एक मानचित्र लिया था आपके सामने कि उस मानचित्र में आपको दर्शाया हुआ था कि भाई कर्क रेखा कौन से राज्यों से गुजर रही है। आ रहा है आपको याद कुछ? अब देखिएगा, इसी प्रकार से भारत का मानचित्र था, जिसमें यहां से इस प्रकार से ऐसे कर्क रेखा गुजर रही थी और उस कर्क रेखा से गुजरते हुए कर्क रेखा के कुछ राज्यों के नाम थे। जैसे सबसे पहला राज्य था यहां पर जिससे गुजरती है, उसका नाम है गुजरात। फिर थोड़ी सी दूरी यहां पर राजस्थान की थी, जो राजस्थान के सबसे दक्षिणी भागों से होकर गुजर रही थी। उसके बाद में मध्य प्रदेश के लगभग बीच में से गुजर रही थी। फिर आपके छत्तीसगढ़ राज्य आया था, जिसके उत्तरी भागों से होकर गुजर रही थी छत्तीसगढ़। फिर झारखंड आता है, तो झारखंड के लगभग मध्य से गुजर रही है। ठीक है, झारखंड के बाद में अगला राज्य कौन सा आया था? अगला राज्य आया था आपके पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के भी लगभग बीच में से गुजर रही है। फिर बीच में बांग्लादेश आ जाता है। उसके बाद में आपके त्रिपुरा आ जाता, त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद में मिजोरम आता है। तो इस प्रकार से इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजर रही है। तो इसमें देखिएगा, राजस्थान भी है, छत्तीसगढ़ भी है, त्रिपुरा भी है, लेकिन ओडिशा से ये नहीं गुजरती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बे, उड़ीसा। अब सही नाम, इसका ओरिजिनल नाम वर्तमान में क्या है? इसका नाम सरकार ने चेंज करते हुए ओडिशा कर रखा है, लेकिन एनसीईआरटी ने अभी तक आपके करेक्शन नहीं किया, इसमें उड़ीसा दे रखा है। ठीक है, सही नाम क्या है? ओडिशा। सवाल नंबर 2 है कि भाई भारत का सबसे महत्वपूर्ण, जो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? देखिएगा, आपने भारत के अक्षांश भी देखे, देशांतर भी देखे। तो इन देशांतरों के दौरान आपने सबसे पूर्वी देशांतर देखा और सबसे पश्चिमी देशांतर देखा। पूर्वी देशांतर जो कि अरुणाचल प्रदेश होकर गुजर रहा था, और पश्चिमी देशांतर जो कि गुजरात से गुजर रहा था। आपको पूछा कि सबसे पूर्वी देशांतर यानी कि जो अरुणाचल प्रदेश होकर गुजर रहा है वो कौन सा है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, या 77 डिग्री 6 मिनट पूर्वी देशांतर, या 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, या 82 डिग्री 32 मिनट पूर्वी देशांतर। तो पहचानिएगा राइट आंसर। तो देखिएगा, जो भारत के सबसे पश्चिम से होकर गुजरता है वो कौन सा है? सबसे पश्चिम से होकर गुजरता है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। ये क्या है? सबसे पश्चिम से होकर गुजरता है और ये गुजरात के गोहर माता स्थान से गुजरता है। सबसे पूर्व से होकर कौन सा गुजरता है? तो वो है आपका 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, जो कि अरुणाचल प्रदेश के कीबीतू नामक स्थान से गुजरता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। रहेगा याद? हाँ जी बिल्कुल, ये आपके 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर क्या है? सबसे पूर्व से होकर गुजरता है, सबसे पश्चिम से होकर गुजरता है। ठीक है, अगला सवाल,
उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? देखो कुछ राज्यों के नाम दे रखे हैं। इन राज्यों की सीमा निम्नलिखित में से किस देश से स्पर्श करती है? यानी कि इन सभी राज्यों की, यानी कि उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल और पांचवा सिक्किम, वो कौन सा देश है जिसके साथ में ये पांचों राज्य सीमा साझा करते हैं? चीन, भूटान, नेपाल या फिर म्यांमार के साथ में। अब इसके लिए आपको देखना है कि भारत का मानचित्र आपको अच्छे से याद होना चाहिए, जिसमें भारत का मानचित्र और भारत के सभी पड़ोसी देश आपको अच्छे से याद होंगे ना, तब आप इसको अच्छे से करेक्ट कर पाएंगे आंसर को। अब जब आप भारत का मानचित्र देखते हैं तो इस प्रकार से ये लद्दाख वाला क्षेत्र आता है। फिर लद्दाख से आप आगे बढ़ते हो तो यहां पर आपके हिमाचल प्रदेश के बाद में उत्तराखंड वाला क्षेत्र आ जाता है। कौन सा क्षेत्र आता है भाई? उत्तराखंड वाला क्षेत्र आ जाता है। फिर यहां से आप नेपाल देश वाला क्षेत्र देखते हैं, ठीक है। फिर नेपाल के बाद में यहां पर आपके सिक्किम का क्षेत्र आता है। फिर यहां पर इस प्रकार से ये पूर्वोत्तर वाले क्षेत्र आ जाते हैं। कौन से आ जाते हैं भाई? पूर्वोत्तर वाले भाग आ जाते हैं। अब यहां पर आप देखिएगा ये मिजोरम, ये त्रिपुरा और फिर यहां पर ये इस प्रकार से बांग्लादेश वाला क्षेत्र होते हुए ये पूरे भारतीय क्षेत्र आ जाता है। अब इसमें यहां पर देशों को लोकेट कीजिएगा कि कौन से देश है। आपको एक तो देश यहां पर नेपाल दिखता है, ठीक है। नेपाल के साथ ही यहां पर एक देश दिखता है चीन, एक यहां पर देश दिखता है भूटान। कौन सा देश दिखता है? भूटान। और एक आपके है बांग्लादेश। और म्यांमार भी दिया है आपको, तो म्यांमार तो आपके यहां पर बहुत दूर हो गया, यहां पर रहा म्यांमार। अब देखिएगा आपको राज्य कौन से दिए हैं? उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड कहां पर है? तो ये रहा उत्तराखंड। किसके साथ सीमा बना रहा है? तो उत्तराखंड राज्य यहां पर देखिएगा नेपाल और चीन दोनों के साथ में सीमा बना रहा है, ठीक है। फिर आपको एक राज्य दिया है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश किसके साथ सीमा बना रहा है? उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल के साथ में लग रही है, चीन के साथ में नहीं है, तो आपका चीन आंसर होगा नहीं, ठीक है। अगला राज्य कौन सा दिया है? बिहार। यहीं पर आपके पड़ोस में बिहार राज्य है। बिहार की सीमा नेपाल के साथ में लग रही है, ठीक है। यानी कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार इनकी नेपाल के साथ में लग रही है। एक राज्य कौन सा दिया है? सिक्किम। ये राज्य रहा यहां पर सिक्किम। इसकी भूटान, चीन, नेपाल सबके साथ में लग रही है, तो यहां पर आपके नेपाल के साथ में लग रही है। एक राज्य कौन सा दिया है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का यहां पर दार्जिलिंग वाला क्षेत्र और सिलीगुड़ी कॉरिडोर का क्षेत्र है, जो कि यहां पर नेपाल के साथ में सीमा लगा रहा है। तो इन पांचों राज्यों की सीमा नेपाल के साथ में लग रही है, तो ऑप्शन नंबर से आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। मानचित्र को आप जो हमने पीछे तैयार किए हैं मानचित्र, उनको आप अच्छे से देखेंगे या फिर पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ मानचित्र अच्छे से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्षेत्र यहीं पर अवस्थित है और ये पांचों राज्य नेपाल के साथ में सीमा बनाते हैं। अगला सवाल की ओर बढ़ो भाई। सवाल नंबर 4 दिया है कि ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कावारती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? जैसे आपके कक्षा 9 के एग्जाम खत्म हो गए, आप घूमने जाना है अपने परिवार के साथ में, तो आपके पिताजी ने कहा कि भाई इस बार हम कावारती घूमने जाएंगे। बता बेटा, आप कावारती जाने के लिए आपको कौन से केंद्र शासित प्रदेश में जाना होगा? अब आपको ऐसा क्यों पूछेंगे? क्योंकि आपके पिताजी को पता है कि आपने कक्षा 9 कंप्लीट पढ़ लिया है, उसमें भूगोल थी, भूगोल आपने कंप्लीट पढ़ा है, जिसमें अध्याय क्रमांक 1 है भारत की अवस्थिति, भारत के राज्य, भारत के केंद्र शासित प्रदेश। तो आपका ये एक टेस्ट हो गया कि भाई कहां जाना है, तो कावारती चलेंगे। तो कावारती कौन से केंद्र शासित प्रदेश में जाना होगा? तो आपको पूछेंगे वे पुदुचेरी में, लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार में या फिर दमन दीव जाएंगे। तो आपका राइट आंसर होता है लक्षद्वीप। आपको याद है कि भाई लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? राजधानी है कावारती। तो आपको कावारती जाने के लिए लक्षद्वीप समूह जाना होगा, ठीक है। इसके लिए या तो आप फ्लाइट पकड़कर आप हवाई जहाज यानी कि हवाई मार्ग के माध्यम से जाएंगे, या फिर आप केरल जाओ और केरल से एक आपके समुद्री मार्ग के माध्यम से कावारती जाओ, ठीक है। अगला सवाल। मेरे एक मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ में नहीं लगती है। आप बताइए कि वे कौन सा देश है? भाई देखो, मेरा एक मित्र है, वो एक ऐसे देश का निवासी है, यानी कि एक विदेशी मित्र है मेरा, जो कि एक ऐसे देश से निवासी है जिस देश की सीमा भारत के साथ में नहीं लगती है। तो उस देश का नाम क्या है? भूटान, तजाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर नेपाल? अब आपको इसका आंसर देने के लिए आपको पता होना चाहिए कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं? तो भारत के पड़ोसी देश देखिएगा, उत्तर पश्चिम दिशा में कौन सा देश है? उत्तर पश्चिम में एक तो आता है आपका अफगानिस्तान और एक आता है पाकिस्तान, ठीक है। उत्तर में देखेंगे आप तो उत्तर में आपको देश मिलेगा चीन, नेपाल और भूटान।
तो देखिएगा ये आपका नेपाल, भूटान, ये दोनों के दोनों भारत के पड़ोसी देश हैं, तो ये आंसर होगा नहीं। फिर आपको देखना है कि भाई उत्तर पूर्व या फिर पूर्व दिशा की ओर, तो आप वहां पर आपको मिलेगा एक तो बांग्लादेश, तो ये बांग्लादेश राइट नहीं होगा। एक होगा म्यांमार, जो कि इसमें ऑप्शन में भी नहीं दे रखा है। तो आपका राइट आंसर है कि भाई मेरा देश है, मेरा जो मित्र है वो तजाकिस्तान का है। ठीक है, अगला सवाल। आगे आपको सवाल नंबर 2 दिया है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिएगा। आपको कम से कम शब्दों में आंसर देने का प्रयास करना है, जिसमें पहला सवाल है अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए तथा दक्षिण में कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी है। इसमें आपको 3 बातें पूछिए। एक तो पूछा है कि अरब सागर में कौन से आपके द्वीप समूह हैं भारत के, और एक आपके बंगाल की खाड़ी में कौन से द्वीप समूह हैं। साथ ही आपका अगला तीसरा स्टेप इसमें पूछा है कि जो आपके भारत के दक्षिण दिशा में पड़ोसी देश हैं उनमें आपके दो द्वीप कौन कौन से आपके द्वीपीय देश हैं, उनके आपको नाम लिखने हैं। यानी कि 3 स्टेप में आंसर देना है और कम से कम शब्दों में आंसर देना है। तो आपका राइट आंसर क्या है कि भाई अरब सागर में तो आपका लक्षद्वीप समूह है, और आपका बंगाल की खाड़ी में आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और जो हमारे पड़ोसी द्वीपीय देश हैं दक्षिण में उनमें एक तो श्रीलंका है और एक आपका मालदीव है। मालदीव आपके लक्षद्वीप के सुदूर ठीक दक्षिण में स्थित है, और श्रीलंका आपके पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी के द्वारा भारत से अलग होता है। ठीक है, अगला सवाल। सवाल नंबर 2 है उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। अब देखिएगा आपने पहले ही वीडियो में यानी कि इस अध्याय की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि भाई भारत आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है, यानी कि 6 ऐसे देश हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े हैं। उन 6 देशों के आपको नाम लिखने हैं। कौन कौन से देश हैं, तो ये रहा आपके सामने आंसर कि भाई सबसे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो रूस है। नंबर 2 पर कौन सा है, कनाडा है। नंबर 3 पर कौन सा है, अमेरिका अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका है। नंबर 4 पर कौन सा है, चीन है। नंबर 5 पर ब्राजील। नंबर 6 पर ऑस्ट्रेलिया, और नंबर 7 पर अपना प्यारा भारत। और उसके आगे नंबर 8 याद रख लेना, अर्जेंटीना, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। ठीक है, अब इन देशों को आप देखते हैं तो आपको सारे के महाद्वीप पता है ना। रूस कौन से महाद्वीप में है, रूस का अधिकांश भाग है वो तो आता है आपके एशिया महाद्वीप में, लेकिन इसका कुछ भाग जो कि इसकी राजधानी क्षेत्र वाला भाग है, मॉस्को इसकी राजधानी है, वो रूस के अंदर आपके इसमें यूरोप महाद्वीप में आता है। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका ये दोनों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। चीन चीन अपना पड़ोसी देश है, एशिया महाद्वीप में है। ब्राजील ब्राजील आपके दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, और ऑस्ट्रेलिया एक देश है जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में अवस्थित है। ठीक है, फिर भारत आता है एशिया महाद्वीप में, फिर अर्जेंटीना आता है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ो। सवाल नंबर 3 आपके सामने है कि भाई हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताएगा। यानी कि भारत के उत्तर पश्चिम में पड़ोसी देश कौन सा है, उत्तर में कौन सा है, और उत्तर पूर्व दिशा में पड़ोसी कौन सा है, उनके आपको नाम बताने हैं। भाई नाम पड़ोसियों के नाम बताने, साथ में उनकी दिशा भी दिखानी है। तो सबसे पहले देखिएगा उत्तर पश्चिम दिशा में कौन से पड़ोसी है, अफगानिस्तान और एक पाकिस्तान। फिर आपका उत्तर दिशा में कौन सा है, तो उत्तर दिशा में चीन, जो कि चीन का तिब्बत वाला क्षेत्र आता है। फिर आपके चीन के साथ में नेपाल वाला भाग, और एक आ जाता है भूटान। फिर आप उत्तर पूर्व की तरफ कहें या फिर इन्हें पूर्वी तरफ देख के हैं, एक ही बात है। ठीक है, ये आपके म्यांमार आता है, और एक आ जाता है बांग्लादेश। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 है कि भाई भारत में किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, उनके नाम बताइएगा। आपको उन राज्यों के नाम लिखने हैं जिन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो ये कर्क रेखा कौन सी है भाई, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। तो राइट आंसर क्या रहा, ये आपके सामने आंसर रहा कि भाई आपके सबसे पहले गुजरात से गुजरती है, उसके बाद में राजस्थान से, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और ये जो आपका क्रम है ये कौन सा है, पश्चिम से लेकर पूर्व की तरफ का क्रम है। आपको हमेशा ही आपको पश्चिम से पूर्व की ओर का क्रम याद रखना है। अब देखिएगा जिस तरीके से जिस स्टेप वाइज में आपको आंसर बता रहा हूं और आपको सारा मैटर एक्सप्लेन कर रहा हूं, इन सबको आपको इसी क्रम से आप याद करने का प्रयास करें। अब देखिएगा अभी तो आप 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, आपको 9th क्लास का एग्जाम देना है। भविष्य में आप कोई ना कोई कंपटीशन एग्जाम तो देंगे,
उन एग्जाम्स में जब आपके भारत का भूगोल आता है तो भारत के भूगोल में यही बातें पूछी जाती है। जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो आपके छठी से लेकर 12वीं तक की जो एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं जो आप अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं उन्हीं को पढ़ते हैं। तो इसलिए आपको जितना भी हम यहाँ पर आपको मैटर उपलब्ध करवाते हैं आपको, या फिर आपके स्कूल में जो मैटर उपलब्ध करता है उनको आपको अच्छे तरीके से याद करना है, ताकि जब आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें ना उस समय आप पर ज्यादा लोड ना आए। आजकल जो कोचिंग में जो ज्यादा लोग जाते हैं ना उसकी उसका वजह उसके कारण क्या है कि उन्होंने स्कूल टाइम में इतना ध्यान नहीं दिया था कि भाई हमें किस प्रकार से आगे पढ़ना होगा। तो आपको याद रखना है कि भाई आपको आगे कंपटीशन की तैयारी को ध्यान में रखते हुए कि भाई हमें इन चीजों को अच्छे से समझना है। आपके 9th क्लास के लिए तो पढ़ना ही है, लेकिन ये भविष्य में भी आगे काम आने वाली बातें हैं। ठीक है। अगला सवाल नंबर 3 है आपके लिए कि सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है? स्पष्ट कीजिए। अब देखो, हमने सूर्योदय वाली चर्चाएं की थी आपके लास्ट वीडियो के दौरान कि भाई सूर्योदय आपके सबसे पहले कहां होता है, सबसे बाद में कहां पर होता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपके सामने ये रहा। आप इस आंसर को अच्छे से पढ़ना। अब आपको मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करके बता दूं कि भाई सूर्योदय है वो, देखिएगा, चाहे आप अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी पूर्वी भाग लें या फिर आपके गुजरात के सुदूर पश्चिमी भाग लें या फिर भारत का कोई केंद्रीय भाग लें या फिर आपके सुदूर उत्तर में आपके लद्दाख जम्मू कश्मीर लें, सुदूर दक्षिण में आपके कन्याकुमारी तमिलनाडु वाला क्षेत्र लें, या लक्षद्वीप आपके अंडमान निकोबार में जाएं, या लक्षद्वीप में जाएं, या भारत के किसी भी भूभाग पर चले जाएं जहां पर भारत सरकार का शासन चलता है, वहां पर आपके घड़ी में आप समय देखेंगे तो प्रत्येक स्थान पर एक ही समय दिखेगा, आपको एक सेकंड भी ऊपर नीचे नहीं दिखेगा। लेकिन लेकिन प्रत्येक स्थान पर सूर्य उदय होने और सूर्य अस्त होने का समय का अंतराल रहता है कि भाई सूर्य उदय प्रत्येक स्थान पर अलग अलग समय पर होता है और सूर्य अस्त भी प्रत्येक स्थान पर अलग अलग समय पर होता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि हमारी पृथ्वी है वो दो तरह की गतियां करती है। एक तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाती है जिसे हम परिभ्रमण गति कहते हैं, और एक पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है जिसे हम कहते हैं घूर्णन गति। और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर, और इस वजह से आपको सूर्य पूर्व दिशा से उदय होते हुआ दिखता है। सूर्य उदय होता हुआ दिख रहा है और आपके उदय होता हुआ दिखता है, इसका मतलब है कि भाई जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है तो जो पृथ्वी पर देशांतर अवस्थित हैं वो देशांतर सूर्य के एक एक करके देशांतर सूर्य के सामने आते जाते हैं। ये सूर्य है और ये जो अंगुलियां हैं ये सारे के सारे देशांतर हैं। तो जैसे पृथ्वी से घूमती है तो ये देशांतर एक एक करके सूर्य के सामने आते हैं। जो देशांतर सबसे पहले सामने आएगा उस पर सूर्य सबसे पहले दिखेगा, जो बाद में आएगा उस पर सूर्य बाद में दिखेगा। तो भारत के सारे देशांतर तो एक साथ सूर्य के सामने आएंगे नहीं। तो सबसे पहले कौन सा देशांतर सामने आएगा? तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश का जो सबसे पूर्वी देशांतर है 97 डिग्री 25 मिनट, ये सबसे पहले सामने आएगा। तो सूर्य सबसे पहले यहां पर दिखाई देगा और पृथ्वी से घूमती घूमती रहेगी। तो 2 घंटे बाद में गुजरात का सबसे जो पूर्वी देशा सबसे पश्चिमी देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, ये सामने आएगा। तो इस समय यहां पर सबसे बाद में यानी कि अरुणाचल प्रदेश के 2 घंटे के बाद में यहां पर सूर्य उदय होगा। ठीक है, इस प्रकार से ये उदय होता है और ये आपके एक समान दिखाई देते हैं। अब देखिएगा, इसको आपने अच्छे से समझ लिया है, इसको इसी तरीके से अपनी भाषा में भी लिखने का प्रयास करना। ठीक है। अगला सवाल, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार का लाभ प्राप्त हुआ है? अब देखिएगा, आपने पीछे पढ़ा है अध्याय में कि भाई हिंद महासागर में भारत की एक केंद्रीय स्थिति है, भारत की एक विशेष प्रकार की स्थिति है। इतनी शानदार तटीय स्थिति हिंद महासागर में किसी भी देश की नहीं है। इसीलिए तो हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पर हिंद महासागर अर्थात इंडियन ओशियन रखा गया है। तो भाई इससे आपको लाभ क्या क्या मिलता है? इससे लाभ ये मिलता है कि भाई देखो, एक तो भारत है वो सभी देशों के साथ में समुद्री मार्ग प्राप्त कर लेता है व्यापार करने के लिए, विचारों का आदान प्रदान करने के लिए, एक दूसरे की सभ्यताओं को जानने के लिए। तो यहां पर आपके समुद्री मार्ग प्राप्त कर लेता है। तो भारत को आप चाहे पूर्वी एशिया, चाहे पश्चिमी एशिया के देश हो, या फिर आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो, अफ्रीका महाद्वीप हो, या फिर यूरोपीय देश हो, या फिर आपके अमेरिकी महाद्वीप के देश हो, उन सभी देशों से समुद्री मार्ग उपलब्ध करवा देता है। और ये आपका दक्कन के पठार के लाभ सारे के सारे, जो दक्कन का पठार दक्षिण की तरफ आपके हिंद महासागर में फैला हुआ है, उसके लाभ आपको यही मिलते हैं कि भाई इन देशों से आपको आसानी से आप मार्ग प्राप्त कर सकते हो इनके लिए। नहीं तो अगर कोई देश आपके स्थलीय भागों पर अवस्थित है, किसी का समुद्री मार्ग नहीं है, जैसे जैसे आपका एक देश देखिएगा अफगानिस्तान, या एक देश देखिएगा भूटान, नेपाल,
इनके लिए कोई समुद्री मार्ग नहीं है। इनको समुद्री मार्ग चाहिए, जैसे नेपाल को समुद्री मार्ग भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाया गया है कि भाई जो हमारा कोलकाता बंदरगाह है इसको आप काम में लें और इसके माध्यम से आप व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपके, लेकिन भारत को किसी दूसरे देश से स्वीकृति लेनी थोड़ी पड़ती है। भारत का तो खुद का आपके समुद्री मार्ग है, इनके माध्यम से आप यात्रा कर सकते हैं क्योंकि एक लंबी तटरेखा है। तो इस प्रकार से व्यापार और सभ्यताओं का, संस्कृति को जानना, पहचानना, उनका आदान प्रदान करना ये आसानी से आसान हो जाता है, सुविधाजनक रहता है। ठीक है, इसी के साथ अब देखिएगा आपके इस चैप्टर में आपके जितने भी क्वेश्चन आंसर दे रखे थे उनको मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, सिंपल से सिंपल भाषा में आपके सामने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि आपने इन सबको अच्छे से समझ लिया है, अच्छे से सीख लिया है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूं और मैं अगले वीडियो में मिलूंगा आपके लिए एक नए क्वेश्चन आंसर लेकर आऊंगा जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में नहीं दे रखे हैं, हमने आपके लिए तैयार किए हैं, जो कि अन्य महत्वपूर्ण सवाल है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण सवाल के साथ में। तब तक आप सभी का धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मस्त रहें।